नाज़रीन सलाम अलैकुम। मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम इंतखाब में। आज हम बात करेंगे उन तमाम मसलों पर जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी नामवर शख्सियत जिनका नाम प्रोफेसर आरिफ रिजवी है। आप एसोसिएट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट वेस्ट एशियन स्टडीज़ में रहे हैं, और आपने तकरीबन 6 साल कल्चरल प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है, और तमाम मुख्तलिफ इदारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं उसमें अपनी बहुत सारी खिदमात को अंजाम दिया है। हम गुफ्तगू करेंगे उनसे और उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहला सवाल यह है कि तमाम वो चीज़ें जो इंसान को मालूम होती हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोग नावाकिफियत रखते हैं, तो जो शुरू की ज़िंदगी होती है ज़रा उसमें रोशनी डालें तो हमारे नाजरीन को वो मिशल राह की तरह से वो इस्तेमाल करेंगे। मैं फतेहपुर, एक छोटा सा ज़िला है कानपुर और इलाहाबाद के बीच में, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। मैं एक ज़मींदार फैमिली में पैदा हुआ, और ये अलमिया भी है और सबसे बड़ा तजुर्बा मेरी ज़िंदगी का। और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अदब और तहज़ीब उन हलकों में थी और उन जगहों पे थी कि जो ज़मींदार थे, और ज़मींदारी से मुतालिक हर लानत मैंने अपने बचपने से देखी है। उसके बाद वहाँ से मैंने अपना तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। मैं फतेहपुर के टाटपट्टी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और अंग्रेज़ी और उर्दू मैंने सड़कों पे सीखी है। उसकी बाज़ाब्ता मेरी कोई तरबियत नहीं हुई है। उसके बाद अलीगढ़ में दाखिला हुआ, वहाँ से गया, मैंने एमए पास किया इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में एक प्रोजेक्ट में काम किया। फिर वहाँ ख़त्म हुआ तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोजेक्ट किया। उसके बाद एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन के साथ एक प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद अलीगढ़ में मैं मुलाजिम हो गया टीचर की हैसियत से। मेरा ख्याल ये कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में टीचर ना होता तो फिर मेरी पान की दुकान होती, लेकिन शुक्र है कि मुझे मौका मिला बच्चों के बीच में रहने का और उनसे इंटरेक्ट करने का, और आज मैं समझता हूँ कि यही मेरा तजुर्बा जो है वो मेरे साथ एक एसेट है। और प्रोफेसर साहब, जो एक अगला सवाल है कि इस तमाम ये जो आपका सफ़र रहा शुरुआत से आपने जैसा रोशनी डाली, नेक्स्ट सवाल इससे ये उठता है कि जो आपकी एक्सपीरियंसेस जो एकेडमिक में आने के बाद वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और उन बच्चों के लिए ख़ासतौर से जो नौजवान तबके के साथ आपके इतने साल गुजारे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें थीं कि जो हमारे नाज़रीन को बताएंगे जिससे लोग इंस्पायर हो और उनको ये लगे कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है या मुफीद है। देखिए, टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चों को ये ख्याल पैदा हो कि वो उनसे मोहब्बत करता है और उनकी तालीम और तरबियत में मददगार साबित हो सकता है। ये नहीं कि मैं सोचूं कि मैं हो सकता हूँ। बच्चों को ये एहसास हो कि हमारा टीचर ऐसा है कि हमसे मोहब्बत करता है। और यूथ से डील करना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि आपको उन्हें स्पेस देना पड़ेगा, बिल्कुल नौजवानों को, और एक रेड लाइन मुकर्रर करना पड़ेगी कि अगर उससे बाहर जाएंगे तो फिर आप उन पर पाबंदी लगा सकें। ये मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं होता है। तालीमी तौर के ऊपर मैं मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ में रहा हूँ, और उस सिलसिले में मेरी सादत है कि मैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा के कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ में कुवैत, ईरान, ओमान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और वहाँ भी मैंने यूथ से इंटरेक्ट किया है और कुछ सीख के आया हूँ, कुछ ले के आया हूँ। मेरी बड़ी सादत ये है कि मैं मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी, जो सबसे मोहतरम थिंक टैंक है मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ का, उन्होंने मुझको अपना एक्सपर्ट तस्लीम किया है, और आज भी मैं जी। और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इदारा है
गल्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे भी एसोसिएटेड हूँ। कैम्ब्रिज वगैरह मुझे मौका मिला है कैम्ब्रिज के यूथ से। तो देखिए, टीचर कहीं भी जाए वो बच्चों ही के बीच में रहता है और देखता है कि हमारे बच्चों में और उनमें क्या फ़र्क है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत इसकी कोशिश की कि मेरा जो तालीमी मशागिल थे वो भी जारी रहें, और जब अलीगढ़ वापस आऊँ अपने बच्चों के बीच में तो ये देखूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ से ला के अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत उम्दा। अक्सर करके प्रोफेसर साहब होता यह है कि माँ बाप के लिए ख़ास तौर से ये चीज़ें होती हैं कि वो अपने बच्चों से बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं कैरियर को लेके, कैरियर सिलेक्शन हो या और तमाम बातें हों, वो अपने बच्चों को पहले से बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ख़ास तौर से आप उसे कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो गैपिंग होती है। तो आज के दौर में आप कैसे इस चीज़ को बताएंगे हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर से नौजवानों को, कि वो अपना कैरियर खुद चूज़ करें, और न सिर्फ खुद चूज़ करें बल्कि माँ बाप को भी इस बारे में ज़रूर ये बताएं कि उनको कैसे गाइड करना है अपने बच्चों को। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है काज़मी साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मेरा ख्याल ये है कि एक ज़माना था हमारे बचपने में जब एक जनरेशन अनफोल्ड करती थी 10 साल में जी। उसके बाद वो 5 साल में करने लगी, और अब 1 साल में जनरेशन गैप हो जाता है। यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बीए फाइनल और एमए प्रीवियस के बच्चे में गैप होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी सोसाइटी के लिए, सिविल, और यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जी। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, देखिए उनका हक है, इसलिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बेचारों ने अपने कलील रिसोर्सेज को, उनमें से बहुत से ऐसे कलील रिसोर्सेज को बच्चों के लिए किया है, तो उनका एक परसेप्शन है। और मैं आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताऊं कि जिससे आपको चीज़ वाज़ेह हो जाएगी जो कहना चाह रहा हूँ, कि एक स्टूडेंट थी मेरी जो बायोकेमिस्ट्री की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मुझे याद नहीं, शायद टॉपर थी जी। वो जनरल एजुकेशन सेंटर में आवाज़ इतनी गज़ब की थी कि गाती थी, नज़में लिखती थी। एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई, उसने ड्रामे में एक्ट किया तो ये लगा कि ड्रामेटिक्स में वो सबसे आगे है। मेरे पास एक दिन आई, उसने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे वालिद ये चाहते हैं कि मैं बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करूँ और मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा बेटा सोच लो, देख लो। खैर गरज ये टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, एक मौका ऐसा आया कि जहाँ उसका तारुफ बीबीसी के सतीश जैकब से हुआ, अलीगढ़ ही में यूनिवर्सिटी के एक जलसे में। सतीश साहब ने कहा कि नहीं, जर्नलिज्म कोई भी कर सकता है, और साइंस की लड़की, साइंस जर्नलिज्म भी हो सकता है। गरज ये कि वो मोटर में बैठे वक्त उन्होंने कहा कि तुम मेरा कार्ड लो, मुझसे आके मिलो दिल्ली में। उसने अपॉइंटमेंट लिया, मिली, और वहाँ से इतनी खुश वापस आई, कहने लगी सर मुझको बीबीसी में नौकरी मिल गई। तो अब हमने कहा देखो तुम अपने पेरेंट्स से बताओ, उनकी दिल शिकनी मत करो, इसलिए कि हमारे संस्कार यही हैं कि पेरेंट्स के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। उनसे कहो कि मुझे अब ये मिल गया है, तो उन्होंने कहा अच्छा कर लो। फिर 3 साल के बाद वो उसको ऑफर मिला एक जर्मनी की बड़ी चैनल में, वहाँ चली गई, और फिर अब बीबीसी लंदन में है, एंड शी इज़ प्रेजेंटर एंड प्रोड्यूसर। तो देखिए वालिदैन भी अपनी जगह सही हैं, बच्चे भी अपनी सही हैं, लेकिन दोनों को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यूथ को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मौका दीजिए कि वो जहाँ तक हो सके अपने मामला खुद डिसाइड करे। तो उसका इसलिए कि बददिली से शुरू करेगा। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ कि जिसने एमबीबीएस किया और वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। पेरेंट्स को बात समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, बीच का एक रास्ता निकालें। बहुत सेंसेबल होने की ज़रूरत है पेरेंट्स को आजकल। प्रोफेसर साहब, हमारा प्रोग्राम ही बेस्ड है इंतखाब, इसका नाम है। तो हम ये चाहेंगे कि उन नौजवानों के लिए एक ऐसा मैसेज कि वो क्या करें और क्या ना करें, ख़ासतौर से अपने कैरियर को चुनने के लिए। ये हमारे नाजरीन और हमारे ख़ासतौर से नौजवानों के लिए बताएं आप। देखिए इसकी 2 सिचुएशंस हैं जो एक तबके के लिए अवेलेबल है और दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आते हैं। अब सोशली अपवर्ड मोबिलिटी का ज़माना है, तो अलग अलग बैकग्राउंड के कुछ ऐसे हैं कि जो यानी उनके मुंह में जब पैदा हुए तो चांदी का चमचा था, लेकिन प्रोफेशनल काउंसलिंग अवेलेबल है, उसकी कीमत है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि प्रोफेशनल काउंसलिंग ना भी हो, तो कोई सीनियर टीचर जो रह चुका है या सिविल सोसाइटी के लोग, वो बच्चों से इंटरेक्ट करके पहले तो ये अंदाज़ करें कि
इसका तबई रुझान किस तरफ है बच्चे का, और उसको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश ना करें। इससे कि जिस चीज़ में बच्चे का दिल लगता है, जो उसके शौक की चीज़ है, अगर वो आसमान को छुएगा तो उसी फील्ड में छुएगा, वरना मीडियोकर रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा देखिए, और फिर अ चाइल्ड कैन नॉट बी टोल्ड, वो हरगिज़ नहीं मानेंगे आपकी। आप डिस्कस कीजिए उनकी प्रॉब्लम, ऑप्शंस बता दीजिए, कहिए कि बेटा तुम्हारे पास स्पेस है, बेटी तुम्हारे पास स्पेस है, अपना फैसला कर लो। और मेरा तजुर्बा ये है कि बच्चे बहुत अच्छा और सही फैसला कर लेते हैं। अगला सवाल प्रोफेसर साहब, कि ये तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, यहाँ पर ख़ास तौर से हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं कि जो अपने मसाइल को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मजहबी रुझान थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उनके लिए ज़रा बताएं आप कि आपने तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे मरसिया खानी पे और काम किया है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो कैसे अपनी तमाम चीज़ों को एक साथ लेके चले आगे। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ वो मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, वो हर दीन की है। और हमको ये समझना चाहिए कि तमाम तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया का शायद ही कोई तबका हो, 1-2% लोगों को छोड़ के, कि जिनके ऊपर आज भी उनका दीन और उनका मज़हब जो है वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। जी बेशक। तो ये समझना चाहिए, अब जो दीन की बातें करते हैं उनको इस बात का लिहाज रहना चाहिए कि इन्हें दीन को आसान करके उसकी बुनियादी चीज़ें बच्चों तक पहुंचा दें, और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा गाइड ना करें, यानी उनको एब्जॉर्ब करने दें, बच्चे खुद उससे असर कबूल करें, आप इनपुट दे दीजिए एंड लेट देम डिसाइड। मेरे ख्याल सबसे अच्छी नहज ये होती है। और दीन और बेदीनी, देखिए ऐसे होता क्या है कि अब जनरेशन्स बड़ी ज़हीन होती हैं। अब मसलन मैं बताऊं कि मेरा बेटा है, उसकी ये नफ्सियाती मजबूरी है कि वो फर्श अज़ा पे बैठे, लेकिन उसको ये भी सलीका है कि कौन सी बात ऐसी है जो उसके हलक से नहीं उतर रही। अच्छा, इन्फॉर्मेशन का दौर है, उसके लिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो किताबें पढ़ सकता है, वो इंटरनेट देख सकता है, वेबसाइट्स देख सकता है, तो उसकी अपनी एक सोच है। अगर हम उसको बहुत उसे प्रेशर डालेंगे और उसको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपनी सोच उस पर लादने की कोशिश करेंगे, तो फिर उलझने लगेगा वो। मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, इसलिए कि उसके बड़े मुज़िर असरात होते हैं। और बच्चे ये कर रहे हैं, मसलन मैं जो मेरा रोज़मर्रा है, कि मैं अपने बेटे की आपको मिसाल दूं कि साइंस का स्टूडेंट है, अमेरिका और बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में उसको तजुर्बा है, PhD कर चुका है, बहुत शौक़ है अज़ादारी का, मरसिया पढ़ने का, तो वो कर रहा है अपने शौक़ से। लेकिन उन्हीं बच्चों को ये एहसास हुआ कि हम मौला हुसैन और मौला अली का जो मैसेज है उसका हक अज़ादारी से अदा नहीं हो रहा है, तो उनका अज़ादारी से ज़रा सा एक कदम आगे बढ़ के देखें और इस मैसेज को पहुंचाएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल है, हुज़ हुसैन, तो उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, एक अलीगढ़ चैप्टर है। तो अब ये बच्चे क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स अपने बनाते हैं कि मसलन सर्दियां हैं तो कंबल पैसे जमा करेंगे आपस में, दोस्तों से लेंगे, वालदैन से लेंगे, सस्ते कंबल जमा करेंगे, 300, 500, 1000 कंबल जमा कर दिए, और गरीब बस्तियों में कि जो सर्दियों से ठिठुर रहे हैं, स्लम्स में जाके उनको दे आते हैं। तो वो समझते हैं कि ये काम ऐसा है कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम किया करते थे कि जब मौला का वक्त पूरा हुआ तो मदीने में 50 घर ऐसे थे कि जिनसे खबर आई कि इनके यहाँ खाना पकने को नहीं है। तो किसी ने पूछा कि मौला ये क्या हो गया, उनसे पूछा भाई क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम तो अच्छे खासे खाते पीते थे। कहेंगे नहीं, हुआ ये है कि हम जब सुबह उठते थे तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे दरवाजे पे रखी मिल जाती थी, और अब चंद दिन हो गए हैं कि हमको वो चीज़ें अब हमारे लिए नहीं है, तो हमारी समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे रोज़गार हासिल करें। तो देखिए, इन बच्चों की ये समझ में आया है कि वो तरीक़ा अपनाओ, यानी ये नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन करो कि हम साहिब हैसियत हैं, तुम फ़कीर हो,
दूसरी चीज़ मेरा बिल्कुल ख्याल ये है कि खुम्स और ज़कात के पैसे को, उसके लिए हुक्म है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, उसका तो इज़्ज़त नफ्स को फ़र्क ना पड़े। मेरे ख्याल से मैं उस फील्ड में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि ये अमीक मसाइल हैं और वो मेरा एरिया नॉलेज का नहीं है। लेकिन ये कि उससे आगे अब एक बहुत दिलचस्प काज़ी साहब कि इस साल उन्होंने किया कि एक प्रोग्राम चलाया हुसैन का दर्जी। रवायत है कि दोनों बच्चों ने ये कहा कि हमारे ईद के कपड़े नहीं बने, तो बीवी ने कह दिया कि दर्जी के पास है। और सुबह जब ईद की आई तो कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स आया, उसने कहा कि बच्चों के कपड़े हैं, दर्जी ले आया कपड़े। अब ये रवायत है और हम बचपने से हम लोगों ने सुनी है। तो इन्होंने उससे लीड ली, कहा कि हम हुसैन के दर्जी हैं, हुसैन का दर्जी आया है। पैसे जमा किए और आप यकीन कीजिए कि हिंदू, शिया, सुन्नी, अमेरिका से मेरे बेटे की स्टूडेंट्स जो उसके क्लासमेट्स थे, डॉलर्स में इतना पैसा भेजा कि इन लोगों ने लखनऊ की एक फर्म से कहा, उन्होंने कहा हम कॉस्ट प्राइस पे दे देंगे। 3 साल 2 साल के बच्चों से लेकर, और जाके जब बस्तियों में ले गए तो एक बच्चे ने कहा कि तुम पहन लो इस कपड़े को। तो उसने कहा कि हमने आज 6-7 बरस का, उसने कहा पहली दफा जिंदगी में हम ईद के दिन नए कपड़े पहन रहे हैं। तो देखिए इससे मैसेज पहुंचता है कि ये मैं कहता हूं कि मौला के मैसेज को पहुंचाना आज़ादारी से आगे। आज़ादारी सराखों पे जैसे हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन यूथ, अब मसलन अलीगढ़ में उन्होंने कोशिश की कि एक जलसा शुरू हुआ जिसमें मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, कि उन्होंने उस जलसे का नाम रखा करबल कथा। जी, बहुत मशहूर और बड़ा वेबसाइट पे है जो है यूट्यूब पे, करबल कथा। तो उसको ये कहा कि ये मजलिस अज़ा नहीं है, ये यादगार मनाई जा रही है करबला की और करबला वालों की। और उसमें नए नए तजुर्बे किए, सलाम, सोज, कमेंट्रीज। और अब लेटली ये किया कि एक शख्स है जो एक नरेटिव बयान कर रहा है और बीच बीच में सोज पढ़े जा रहे हैं फिल करने के लिए, और सलाम के टुकड़े हैं, और सब नौजवान बच्चे कर रहे हैं। और उस मेन रोल को आपको मालूम है क्या है? उस लड़के का नाम है अंकित मलिक। और हैरत में दिल्ली जब ले गए तो पागल हो गए लोग कि ऐसा शीन ख्वाब दुरुस्त, इतनी मेहनत की कि वो रावी बना है, वो वाकई करबला रिवायत बयान कर रहा है। तो देखिए बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको इनकरेज करना चाहिए और आज़ादारी का सलीका भी रहे उनको मालूम है कि फ़र्श अदा के आदाब क्या हैं, और दूसरे अदियान में भी यही होना चाहिए। अब प्रोफेसर साहब एक सवाल इसमें बहुत अहम, हम अपने गुफ्तगू के मेन उस पर लौटते हैं कि नौजवानों के लिए ख़ासतौर से कैरियर चुनने के लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो कैरियर किस तरीके से, कोई एक ऐसा कोई टेक्निकल फंडा भी है कि जिससे वो कैरियर अपना चुन सकते हैं? 11th 12th करने के बाद लोगों में, बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ नहीं रहती है क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़े होते हैं। उन बच्चों के लिए ख़ासतौर से बताएं कि वो अपना कैरियर कैसे चुने। देखिए काज़मी साहब, होता ये है, मेरा तजुर्बा ये है कि स्कूलिंग के बाद बच्चा, अच्छा स्कूलिंग में बहुत इख्तियार नहीं, गांव में पढ़ रहे हैं, कस्बों में पढ़ रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस उम्र के हर बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक होती है उसकी फितरती तबाह कि उसको ये दिलचस्पी है, लेकिन हमारे यहाँ साइंस साइड होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा साइंस साइड से जाए। मुझे अपना ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी और वो 11वीं के टेस्ट में बैठी तो साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम दोनों में क्वालिफाई कर लिया। तो कहा आप क्या करें? तो हमने कहा बेटी तुम्हारा क्या पढ़ने को दिल चाहता है? उसने कहा अब्बा मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहती, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ। हमने बस हो गया फैसला, अब तुम लिटरेचर पढ़ो। और उसके बाद उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे। उसने वो अब ब्रिटिश नेशनल है, वहाँ उसने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाया, उसमें स्पेशलाइज कर लिया, खुश है और आम टीचर से ज़्यादा पैसे कमाए। तो देखिए बच्चों को, अच्छा अब उसके लिए काउंसलिंग अवेलेबल है, प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, तो हो क्या सकता है कि वो बच्चे उसकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। ये सिविल सोसाइटी का, कौम का, मिल्लत का काम है कि ऐसे बच्चों के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग के सेशंस कराएं और बच्चों को की मदद करें कि उनके लिए सबसे अच्छा कौन सी तरीके होगी, तो उसी में तरक्की करेंगे, वरना फिर उनकी शख्सियत मस्क हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आखिर में प्रोफेसर साहब मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि आप एक ऐसा मैसेज दें ख़ासतौर से नौजवानों के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँचें कि जैसे माशाल्लाह आप जिस मुकाम तक पहुँचे, या लोग और भी इस तरह के लोग हैं,
कि उनको कौन सी चीज़ें अपनाना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं अपनाना चाहिए, ताकि वो अपने कैरियर में उस मुकाम तक पहुँचें जहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश करना। देखिए, ये सबसे दुश्वार सवाल है मेरे लिए, इसलिए कि मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। लेकिन जो मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है कि हिंदी में एक बड़ी अच्छी इस्तिलाह है संस्कार जी। तो संस्कार वालिदैन से बच्चों को मिलते हैं। आप अपना तरीक़ा ऐसा बनाइए उठने बैठने का, फ़र्ज़ कीजिए मिलने जुलने का, अदब तहज़ीब का, कि जो बच्चे फितरतन उसको सीख लें, अपना लें। दूसरी चीज़ ये है कि संस्कार के साथ इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है इसमें हमारे से बहस हो सकता है मसला। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी रूट से जिस बच्चे को वाक़फ़ियत नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इंग्लैंड में तरबूज की खेती की जाए तो वो वहाँ नहीं पनपेगा। कुछ चीज़ें हैं जो वादिय गंगो जमन की हैं, और बच्चा चाहे अमेरिका में रहे चाहे उसको रहे कि वादिय गंगो जमन में क्या होता है। और मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में जाके वहाँ की सिविल सोसाइटी से आप मिलिए ना, बल्कि घेटोस बना लेते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, उन घेटोस से बाहर निकले। और लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा तहजीबी विरसा क्या है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ पेरेंट्स को और बड़ों को समझने की चीज़ ये है कि आजकल ज़माना है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन को आप सप्रेस नहीं कर सकते। यानी लोअर मिडिल क्लास के बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उसके पास 11 रुपए का इजी रिचार्ज ले लेता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को सरकारें नहीं सप्रेस कर सकती, हुकूमतें, जाबिर बादशाह नहीं कर सकते, डिक्टेटर्स नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को आजकल सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस इन्फॉर्मेशन के दौर में आप इसकी कदर कीजिए कि आज का बच्चा, हमारी जनरेशन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, तो उसको चॉइस दीजिए। चॉइस नहीं देंगे तो सफोकेटेड फील करेगा, हो सकता है एहतरामन न करे, लेकिन फिर वो बगावत कर देगा। और फिर आपको एहसास होगा कि आपने एक अहम मौका हाथ से निकाल दिया, और हम कहेंगे बच्चा हाथ से निकल गया। और मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी को, लोगों, हो सकता है कि बुरी आदतों में, इसलिए देखिए इंफॉर्मेशन कटिंग एक ऐसी सोर्ड है जो दोनों तरफ धार है उसके, वो बर्बादी की तरफ ले जा सकता है और वो आबादी की तरफ ले जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सेंसिबल होने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ कोएर्जन नहीं करना चाहिए, गिव देम चॉइस, और बिल्कुल एतमाद रखिए। मैंने हमेशा नौजवानों पर एतमाद रखा है, उनको ट्रस्ट किया है, और मेरे अपने छोटे से तजुर्बे में उसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं। वो बच्चे फूलते फलते हैं, और एक वक्त वो आता है कि आप उनसे कुछ सीख पाते हैं। और किसी टीचर का, किसी वालिदैन की यानी मेराज ये हो सकती है कि वो लगे कि आज वो वक्त आ गया है कि हम बच्चों से सीख रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ के ऊपर पहुँच गए हैं कि जो हमने ख्वाब ख्याल में नहीं देखा था, ये बच्चे उन हाइट्स को छू रहे हैं। मेरा ख्याल जी कि हमारी सोच ये होना चाहिए, और हर चीज़ मुमकिन नहीं होती, जहाँ तक करीब जा सके। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग या तो ये समझते ही नहीं कि 0-100 के स्केल पे बीच में कुछ है, या तो 0 पे रहेंगे या 100 पे रहेंगे। मेरा ख्याल ये है कि 0 और 100 के बीच में बहुत होता है, बहुत कुछ होता है। जहाँ से अगर 5 से शुरू किया है, 20 से पहुँच जाइए तो आगे बढ़े, 20 पे हैं अगर 50 से पहुँच गए बहुत आगे बढ़े। और ऐसा भी हुआ कि जो 0 से चले उस 99 पे पहुँच गए। तो हर चीज़ मुमकिन है के साथ चलना। जी नहीं, और बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए, और सिविल सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहिए, पेरेंट्स को। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि मैं प्रोफेसर आरिफ रिजवी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक से हमें नवाजते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी इस तमाम प्रोग्राम से जोड़ें, आपके सवालात हम तक पहुँचें। हम अपने नंबर फ्लैश करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh